हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स कैडी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि 54th काउंसिल जो जीएसटी मीटिंग हुई है 9th ऑफ सितंबर को, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा चेंज आया है, नोटिफिकेशन आया है। अभी तक गवर्नमेंट की जो जीएसटी का पोर्टल है उस पर अपडेट्स नहीं आए, बट अगर काउंसिल में ये डिस्कस हुआ है तो डेफिनेटली इसे भी एप्लीकेबल कर देंगे। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी वजह से आपके आने वाले जीएसटी रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होगा एंड आपको उसमें जीएसटी एप्लीकेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के लिए। इस टॉपिक के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा टेबल बनाया है सो दैट अगर आप स्टूडेंट हो, आर्टिकल्स हो, या आप खुद एक बिजनेस ओनर हो, या आप खुद एक आपकी प्रैक्टिस डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज इसमें आपको इजीली समझ सकते हो आप। अगर यही हम नोटिफिकेशन को रीड करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे एक चार्ट के थ्रू प्रिपेयर किया है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो जीएसटी ऑन रेंट आफ्टर 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग क्या हुआ था। अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है एंड आप उसे रेंट पे दे रहे हो तो इस केस में क्या होगा। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है एंड उसे अगर हम रेंट पे देते हैं तो उसमें जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है, कौन जीएसटी भरता है, कितना रेट है, वो सब डिस्कस करेंगे। इफ़ प्रॉपर्टी इज़ कमर्शियल एंड अगर उसके जो ओनर है वो रजिस्टर्ड है, अगर ओनर रजिस्टर्ड है, टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, देन ओनर नीड टू पे जीएसटी ऑन एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। दैट मीन्स एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है एंड जिसे उन्होंने रेंट पे दिया है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेतना सुगंधी, ठीक है, इसके पास में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है मुंबई में, ओके। अब इसे मैंने क्या किया है, रेंट पे दे दिया है किसी एबीसी कंपनी को, ओके। अब ये जो एबीसी कंपनी है ये भी, इनके पास भी जीएसटी नंबर है, मीन्स ये जीएसटीएन में रजिस्टर्ड है। तो इस केस में क्या होगा, जो चेतना है ये इन्हें जो बिल करेगी पर मंथ रेंट का, उस पे वो जीएसटी चार्ज करेगी 18% एंड ये जो है इन्हें पेमेंट करेंगे वो विद जीएसटी करेंगे। तो इस केस में ये एक नॉर्मल जैसे जीएसटी में अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं सेल्स परचेस के, वैसा हुआ। सो इसीलिए इस केस में जो जीएसटी पे करना है वो चेतना को पे करना है। तो ये हो गया फर्स्ट केस, ओके। अब ऐसे ही हम देखते हैं सेकेंड केस में कि ओनर रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स चेतना के पास में जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है, बट इसने जिसे दिया है रेंट पे एबीसी को वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, नॉट रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड हम जिसे बोलते हैं। एबीसी जो है वो अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में क्या होगा, जो ओनर है उसे ही जीएसटी भरना है, बिकॉज डजेंट मैटर ना कि आप जिसको रेंट पे दे रहे हो उसके पास जीएसटी है या नहीं है। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं तो जीएसटी का बिल दूंगी एंड सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करके उसे मुझे पे करना है। तो इस केस में भी आपको एफसीएम एप्लीकेबल है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर ओनर रजिस्टर्ड है एंड टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, देन एफसीएम में ओनर पे करेगा। अगर ओनर रजिस्टर्ड है बट टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, देन ऑल्सो ओनर को पे करना है एफसीएम में। तो ये नॉर्मल केस हो गई। अब देखते हैं प्रॉपर्टी कमर्शियल है बट ओनर नॉन रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा। अब समझ लीजिए चेतना, जैसे कि मैंने मेरा एग्जाम्पल लिया वही हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि चेतना, ठीक है, अब मैं हूँ अनरजिस्टर्ड, ओके, मेरे पास में कोई जीएसटी नंबर नहीं है, बट मैंने मेरी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो एबीसी कंपनी को दी है। अब ये जो है इनके पास में जीएसटी है एंड ये मुझे रेंट भी पे करे, तो इस केस में क्या होगा, जो एबीसी कंपनी है इन्हें आरसीएम के अंडर जो जीएसटी है वो पे करना होगा एंड उसे बाद में वो क्लेम भी कर सकते हैं। तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि अगर ओनर अनरजिस्टर्ड है बट जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है, तो इस केस में आरसीएम अप्लाई होता है।
तो इस केस में आरसीएम में 18% जो भी जीएसटी है वो टेनेंट को ही पे करना है, एंड फिर टेनेंट उसका आईटीसी भी ले सकते हैं, बिकॉज आरसीएम में वही होता है, पहले आपको जो जीएसटी है वो रिवर्सल में पे करना है एंड उसके बाद में आपको वो क्लेम भी करना है। ये हो गया थर्ड केस कि जहाँ पे ओनर अनरजिस्टर्ड बट टेनेंट रजिस्टर्ड, देन टेनेंट हैव टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम। अब एक फोर्थ केस होता है कि जहाँ पे ओनर भी अनरजिस्टर्ड है एंड जो टेनेंट है वो भी अनरजिस्टर्ड है। अब इसमें क्या होता है कि ना जो इनकम रिसीव कर रहा है उसके पास में जीएसटी है, ना जो एक्सपेंस कर रहा है उसके पास में, तो ये अनरजिस्टर्ड यूआरडी केस है। तो इसमें कोई जीएसटी नहीं भरना है, दैट मीन्स इसमें नो जीएसटी, बिकॉज ना कोई कलेक्ट कर रहा है ना कोई पे कर रहा है। तो इस केस में नो जीएसटी एप्लीकेबल है, किसी को भी जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने बात की कमर्शियल के लिए। अब हम देखते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है। अब मान के चलिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी, वैसे ही एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। वो अगर मैं किसी को रेंट पे दे रही हूँ, अब मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मैं जो साल का जो रेंट मेरा रिसीव हो रहा है वो मोर दैन 20 लाख से, एंड मेरी एक नहीं और भी ऐसी काफ़ी सारी, तो मेरा जो इनकम है ये जीएसटी में एलिजिबल हो रहा है, तो इसीलिए मैंने जीएसटी नंबर निकाल लिया। तो ओनर रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ एंड मैंने रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए किसी को दी है तो वहाँ पे एग्जम्प्ट होता है, बिकॉज अगर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए दे रही हूँ, भले ही मैं रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि सामने वाला पर्सन उसे रेसिडेंशियल यूज़ कर रहा है। बट वही अगर मैंने मेरी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो किसी को कमर्शियल पर्पज़ के लिए दी है, ऐसा होता है ना काफ़ी बार कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में कोई क्लिनिक ओपन हो जाता है, किसी लॉयर को हम दे देते हैं, तो कोई सीएसीएस की या टैक्स कंसल्टेंट की प्रैक्टिस करता है, तो अगर मैंने वहाँ पे कमर्शियल पर्पज़ के लिए दिया है देन ओनर नीड टू पे जीएसटी, बिकॉज मैं तो रजिस्टर्ड हूँ। अब सामने वाला अगर रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो मुझे जीएसटी नहीं लगाना है, लेकिन अगर सामने वाला कमर्शियल यूज़ कर रहा है देन मुझे उसे जीएसटी लगाना है एंड उसे कलेक्ट करके पे भी करना है। तो उस केस में आपको नॉर्मल जो एफसीएम के चार्ज है उसके हिसाब से पे करना है। तो थर्ड केस ये था, फोर्थ केस ये था, फिफ्थ केस ये था, सिक्स्थ केस। ओके, अब मान के चलिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है बट ओनर नॉन रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा? अगर नॉन रजिस्टर्ड है, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया है, देन अगेन सेम एग्जम्प्ट होगा। मैं रजिस्टर्ड हूँ या नहीं हूँ डजेंट मैटर, बट अगर मैंने रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए कोई प्रॉपर्टी को दिया है यूज़ करने के लिए देन वो एग्जम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगता है। अब अगर मैंने उसे कमर्शियल पर्पज़ के लिए दिया, अब कमर्शियल दिया है तो अगेन सेम एज कमर्शियल प्रॉपर्टी दो रूल आ जाते हैं कि टेनेंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड है देन एफसीएम ओनर अगर अनरजिस्टर्ड है, कमर्शियल यूज़ हो रहा है बट टेनेंट रजिस्टर्ड है देन आरसीएम अप्लाई होगा, क्योंकि ओनर के पास नहीं है लेकिन ये एक्सपेंस कर रहा है तो इन्हें आरसीएम में पे करना है एंड देन वो क्लेम भी कर सकते हैं। एंड अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है देन नो जीएसटी, बिकॉज जैसे मैंने बताया यूआरडी टू यूआरडी अगर ट्रांजैक्शंस है तो नो जीएसटी, कोई भी इसमें लायबल नहीं है कलेक्ट करने के लिए एंड पे करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये जो छोटा सा चेंज हुआ है इन 54th जीएसटी काउंसिल वो समझ में आया हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस जो एक ऑल ओवर बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट का मैंने जो फुल पैकेज वाला कोर्स जो हमने डेवलप किया है एंड जो लॉन्च किया है वो अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो आप जाके चेक कर सकते हो, जिसमें कि हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए, नमस्ते।